आज हम पढ़ने जा रहे हैं द 7 एजेस ऑफ मैन। ये वन ऑफ द मोस्ट फेमस पोएम है विलियम शेक्सपियर का। वैसे तो आप जानते ही होंगे दोस्तों कि शेक्सपियर का बहुत सारा पोएम उनके ड्रामा से लिया गया है, और ये जो पोएम है एज यू लाइक इट से लिया गया है। अब हम पोएम पढ़ना शुरू करते हैं। All the world a stage, and all the men and women merely players। इस लाइन्स में शेक्सपियर ये कह रहे हैं कि ये जो दुनिया है वो एक स्टेज है, एक रंगमंच है, और जितने भी मेन और वुमेन हैं वो केवल एक प्लेयर्स हैं। मतलब कि वो रंगमंच पर एक किरदार हैं, यानी कि एक कैरेक्टर हैं। ये जो स्टेज है, ये जो रंगमंच है, ये जो दुनिया है, उस दुनिया में हर एक इंसान सिर्फ एक किरदार है, एक कैरेक्टर है। दे हैव देयर एग्जिस्ट एंड एंट्रेंस एंड वन मैन इन हिज टाइम प्लेज मेनी पार्ट्स, हिज एक्ट्स बिंग 7 एजेस। हर एक इंसान का अपना एंट्रेंस है और अपना एग्जिस्ट है। मतलब कि हर एक इंसान इस दुनिया में आता है और अपना किरदार निभाता है और फिर चला जाता है, और उसका ये जो किरदार है उस किरदार को हम लोग 7 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर एग्जिस्ट का मतलब है बाहर जाना, और एंट्रेंस का मतलब होता है अंदर आना। मतलब कि इस दुनिया में हर एक इंसान आता है, अपना अपना किरदार निभाता है। डिफरेंट रोल इस दुनिया में हर एक इंसान का जो डिफरेंट रोल होता है वो प्ले करता है, उसको निभाता है, और फिर इस रंगमंच से, इस दुनिया से चला जाता है। और ये जो उसका डिफरेंट रोल है, यानी कि जो इंसान का जर्नी होता है, उस जर्नी को शेक्सपियर ने 7 पार्ट में बताया है। अब आगे बढ़ते हैं। एट फर्स्ट द इन्फेंट म्यूलिंग एंड पकिंग इन द नर्स आर्म। जो फर्स्ट स्टेज है वो इन्फेंट का स्टेज होता है। मतलब जब इंसान नवजात शिशु होता है वो स्टेज होता है, और उस समय वो रोते रहता है और चिल्लाते रहता है नर्स के हाथों में। देन द विनिंग स्कूल बॉय विथ हिज सचल एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस क्रीपिंग लाइक स्नेल अनविलिंगली टू स्कूल। और जो सेकंड स्टेज होता है वो एक स्कूल बॉय का होता है। सचल का मतलब यहाँ पर बैग, और शाइनिंग का मतलब चमक। स्नेल एक टाइप का एनिमल होता है जो बहुत स्लो मूव करता है। तो यहाँ पर इस लाइन का मतलब ये है कि जो सेकंड स्टेज होता है मैन का, उस स्टेज में जो मैन होता है वो एक स्कूल बॉय का किरदार निभाता है, प्ले करता है। और जो स्कूल बॉय होते हैं वो अनविलिंग होते हैं, मतलब उन्हें स्कूल जाने में अच्छा नहीं लगता है। उनका फेस तो बहुत साइन करते रहता है, पर फिर भी वो स्कूल एकदम धीरे धीरे चल के जाते हैं, जैसे स्नेल चलता है बिल्कुल वैसे ही। एंड देन द लवर sang like furnace with a wailful ballad made to his mistress eyebrow। जो थर्ड स्टेज होता है वो एक लवर का होता है, और वो इस स्टेज में बैलेड बनाते हैं। बैलेड एक टाइप का पोएम होता है, और ये पोएम वो लोग अपने मिस्ट्रेस के आईब्रो पर यूजुअली बनाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। देन अ सोल्जर फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ्स एंड बियर्ड लाइक द पार्ट जेलस इन ऑनर सडन एंड क्विक इन क्वारल seeking the bubble repetition even in the cannon's mouth। अब शेक्सपियर 4th स्टेज का बात कर रहे हैं, और इस स्टेज में जो मैन होता है वो एक सोल्जर का रोल प्ले करता है, और इस रोल में वो लोग क्या करता है, फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ लेता है। मतलब कि वो लोग अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं, और वो लोग का जो वियर्ड होता है वो पार्ट के जैसा होता है, और वो लोग जेलस फील करते हैं किसी और का जब ऑनर होता है, और वो लोग एकदम क्विक रहता है और एकदम सडन रहता है किसी से भी झगड़ा कर लेने के लिए। सीकिंग द बबल रेपुटेशन, वो लोग अपने रेपुटेशन के लिए लड़ाई करते हैं, और
इस रेपुटेशन के लिए वो लोग इवन कैनन के माउथ में भी जाने के लिए रेडी रहता है। सीकिंग का मतलब यहाँ पे होता है खोज करना। कैनन का मतलब आप जानते हैं, तोफ होता है इसका मतलब। और जेलस का मतलब पता ही है, रशिया। सो ओवरऑल इस पूरे पैराग्राफ का मतलब ये है कि जो इंसान होता है इस स्टेज में एक सोल्जर का रोल प्ले करता है। इसमें उसके पास फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ होता है, मतलब कि कुछ भी बोल देता है आवेश में आकर। जब दूसरों को ऑनर होता है तो उन्हें जेलस फील होता है और वो लोग अपने रेपुटेशन का खोज करते हैं और अपने रेपुटेशन को बनाने के लिए वो लोग इवन तोफ के मुंह में भी जाने के लिए रेडी रहता है। अब आगे बढ़ते हैं। एंड देन द जस्टिस इन फेयर राउंड बेली with good capon leaned, with eyes severe and beard of formal cut, full of wise sauce and modern instances, and so he plays his part. इस पैराग्राफ में शेक्सपियर फिफ्थ स्टेज का बात कर रहे हैं और इस स्टेज में मैन एक जस्टिस का रोल प्ले करता है विथ फेयर राउंड बेली। इस पैराग्राफ में शेक्सपियर जो हैं वो मैन का फिज़िकल डिस्क्रिप्शन भी देते हैं। कहते हैं कि इस स्टेज में आकर के जो मैन है उसका जो बेली है वो पूरा राउंड हो जाता है और जो उसका पेट है वो भी बाहर निकल जाता है। इसके बाद वो कहते हैं कि इस स्टेज में जो मैन का आई होता है वो एकदम सीवियर हो जाता है। अब जाहिर सी बात है कि जो मैन है वो जस्टिस का रोल प्ले कर रहा है, तो जो जस्टिस होते हैं यूजुअली वो हर एक इंसान को सीवियरली वॉच करते हैं, अच्छे से देखते हैं, अच्छे से लोगों को ऑब्जर्व करते हैं। और फिफ्थ स्टेज में आकर के जो मैन है वो फॉर्मल कट रखने लगता है, मतलब कि उसका जो बियर्ड का स्टाइल है वो भी चेंज हो जाता है, वो फॉर्मल कट रखने लगता है। इस स्टेज में आकर के जो इंसान है वो बहुत बुद्धिमान हो जाता है और चीज़ों को समझाता है मॉडर्न इंस्टांसेस दे करके। मतलब कि चूँकि जो मैन है वो जस्टिस का रोल प्ले कर रहा है, तो इस स्टेज में आकर के जब वो किसी चीज़ को लोगों को समझाता है तो समझाने के दौरान वो मॉडर्न एग्जाम्पल प्रेजेंट करता है, तब लोगों को वो समझाता है और बहुत ही सूझबूझ के साथ वो इस रोल को प्ले करता है। अब आगे बढ़ते हैं। द सिक्स्थ एज shifts into the lean and slippered pantaloon with spectacles on nose and pouches on side. His youthful horse well shaped, a world too wide for his strong shank, and his big manly voice turning again towards childish treble pipes and whistle in his sound. इस पैराग्राफ में शेक्सपियर जो है मैन का सिक्स्थ स्टेज का बात कर रहे हैं। इस स्टेज में जो आकर के इंसान है वो लीन हो जाता है, पतला दुबला हो जाता है, स्लीपर पहनने लगता है और पैंटलून टाइप लगता है। पैंटलून एक कॉमेडियन कैरेक्टर है विथ स्पेक्टिकल्स ऑन नोज़ एंड पाउच ऑन साइड। जो इंसान का चश्मा है इस स्टेज में आकर के उसके नोज़ के पास आ जाता है एंड पाउचेस हो जाता है साइड में, जो आँख के नीचे गड्ढा टाइप्स हो जाता है, उसको यहाँ पर इंडिकेट किया जा रहा है। हिज यूथफुल हॉर्स वेल शेप्ड, उसने अपने यूथ के दिनों में जो पजामा संभाल करके रखा था वो पजामा अब मैन के लिए बहुत बड़ा हो जाता है। कैसे? क्योंकि जो अब मैन का फिज़िकल फिटनेस है वो वैसा नहीं रहा। अब उसका जो पैर है वो सिकुड़ गया है, श्रंक हो गया है। शैंक का मतलब यहाँ पे होता है जांग और श्रंक का मतलब होता है सिकुड़ जाना। यहाँ पर लिखा हुआ है अ वर्ल्ड टू वाइड। इसका मतलब ये है कि ये जो पजामा है वो इस पतले और सिकुड़े पैर के लिए बहुत बड़ा है। एंड हिज बिग मैनली वॉइस टर्निंग अगेन टुवर्ड्स चाइल्डिश ट्रेबल पाइप्स एंड विस्टल्स इन हिज साउंड। और जो मैन का मैनली आवाज़ होता है कि जो मैन का कड़क आवाज़ होता है वो भी अब टर्न होने लगा है चाइल्डिश आवाज़ की तरह। उनकी बात करने से अब सीटियाँ बजने लगी हैं
जैसे जब कोई चाइल्ड बातचीत करता है या कुछ बोलता है तो उनकी आवाज़ में कैसे एक ट्रिबल्स के जैसा आवाज़ आता है, ऐसा लगता है मानो कि सिटी बज रहा हो। वैसा ही अब मैन का आवाज़ भी टर्न हो गया है उसकी एजिंग के कारण। अब आगे बढ़ते हैं। लास्ट सीन ऑफ ऑल that ends this strange eventful history is second childishness and mere oblivion, sans teeth, sans eyes, sans taste, sans everything। अब शेक्सपियर जो है लास्ट स्टेज का बात कर रहे हैं, सेवन्थ एज का बात कर रहे हैं। इस स्टेज में आकर जो इंसान होता है उसका इवेंटफुल हिस्ट्री ख़त्म हो जाता है। ये वो स्टेज है जो या जिसको कि हम सेकंड चाइल्डिशनेस कह सकते हैं। इस स्टेज में आकर के जो इंसान है वो भुलक्कड़ हो जाता है। मेयर ओब्लिवियन, ओब्लिवियन का मतलब होता है भुलक्कड़पन आ जाना। सैंस टेथ, इंसान जो होता है इस स्टेज में आकर के विदाउट टेथ, बिना दांत का हो जाता है, बिना आँख का हो जाता है, बिना टेस्ट का हो जाता है, इवन उसका सब चीज़ ख़त्म हो जाता है। ये एक ऐसा स्टेज है जब जो इंसान है वो बिल्कुल चाइल्ड की तरह हो जाता है। जैसे जो चाइल्ड होता है वो कैसे होता है, बचपन में किसी भी चाइल्ड का शुरू में ना ही उसके पास दांत होता है, आँख तो होता है, लेकिन फिर भी वो दुनिया को नहीं देख सकता है एक गुड वे में। बच्चों का कोई टेस्ट भी नहीं होता है और वो हर एक चीज़ से अनजान होते हैं। बच्चे भुलक्कड़ भी होते हैं। तो ओवरऑल मतलब ये है कि इतना अच्छा, इतना इवेंटफुल, इमेमोरेबल जो हिस्ट्री होता है हर एक इंसान का, वो इस स्टेज में आकर के फाइनली ख़त्म हो जाता है। फाइनली इस स्टेज में आकर के उसके पास कुछ भी नहीं होता है, सब कुछ ख़त्म हो जाता है। इसीलिए इंसान को अच्छा कर्म करना चाहिए, उसको अपना वर्क अच्छा करना चाहिए, ताकि इंसान जब ख़त्म भी हो जाए, जब मर भी जाए, तो भी लोग उसको उसके वर्क के कारण, उसके कर्म के कारण, उसके आर्ट के कारण उसको हमेशा लोग याद रखें। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।